हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का, जो 8 जनवरी 2023 को हुआ था। इस पेपर ये आपको पता होगा, जीपीएससी में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में 200 क्वेश्चंस होते हैं एंड पेपर 2 में भी 200 क्वेश्चंस होते हैं। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने पेपर 1 के 100 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। ये 100 क्वेश्चन कौन से थे? इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, गुजरात हिस्ट्री के ऊपर, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर क्वेश्चन थे। टोटल 100 क्वेश्चंस थे। आप वो वीडियो देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री का लेवल किस तरीके का पूछा जाता है जीपीएससी में, और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है जीपीएससी एग्जाम के लिए, जिससे कि आप इजीली जीपीएससी क्लियर कर सके, टारगेट रख के स्टडी कर सके। एक और इन्फॉर्मेशन इसके साथ मैं आपको देना चाहूंगी कि 3 दिसंबर को जीपीएससी का एग्जाम है। अगर जो भी इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है जीपीएससी प्रीलिम्स, और उसको कोई गाइडेंस की जरूरत है, या उसकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, या सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन नहीं हो रही है, तो हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जीपीएससी का क्रैश कोर्स सिविल सिग्नल ऐप पर। हमारी एप्लीकेशन है, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक जीपीएससी क्रैश कोर्स आएगा। उसमें 4 से 5 फ्री वीडियोस आपको अवेलेबल हैं, ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के, वो आप जाके देख सकते हैं। साथ में हम फ्री स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो जीपीएससी प्रीलिम्स ओरिएंटेड पूरा क्रैश कोर्स है। आप चाहे तो उसको परचेज कर सकते हैं। पहले फ्री स्टडी मटेरियल देख लीजिए, फ्री वीडियोस देख लीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो प्ले स्टोर तो इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। बहुत मिनिमल प्राइस है इसका, ज्यादा प्राइस नहीं है। इसके बदले आपको बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो जीपीएससी के लिए इस कोर्स के थ्रू मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, चलो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 101 से। इसके पहले 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड थे। अब ये 101 से जो क्वेश्चन रिलेट होने वाले हैं वो होने वाले हैं पॉलिटी के। आपको पता हो तो पेपर 1 के सब्जेक्ट क्या क्या है? हिस्ट्री है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर है, पॉलिटी है, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट है। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट है और है मेंटल एबिलिटी। ये 4 सब्जेक्ट हैं जो पेपर 1 में आते हैं। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी एंड मेंटल एबिलिटी। सबसे 50-50 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट आते हैं। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर मिला के 100 क्वेश्चन, पॉलिटी के आपको अप्रोक्सीमेट 50 क्वेश्चन दिखेंगे, फिर मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन दिखेंगे। पेपर 1 का सब्जेक्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 101 क्वेश्चन से। क्वेश्चन पूछा है, which articles of the constitution of India empowers the parliament to amend any part of the constitution without affecting the basic structure of the constitution? तो अमेंडमेंट का आर्टिकल पूछा है। इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 368। ये क्वेश्चन का आंसर जो है जीपीएससी के द्वारा गलत दिया गया था आंसर की में। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, आर्टिकल 368। कुछ कीज जो है वो प्रोविजनल आंसर कीज में गलत हो जाती है, वो रिजल्ट के टाइम थोड़ी सी सही कर दी जाती है। एक दो क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बाकी सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा था, इंडियन फेडरल सिस्टम जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कैनेडियन मॉडल के ऊपर बेस्ड है। हाउ मेनी ऑल्टरनेटिव्स आर प्रोवाइडेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट? इसका आंसर भी गलत दिया है। 3 ऑप्शन रहते हैं, या तो उसको वो इधर बिल को पास कर सकता है, या होल्ड कर सकता है, या फिर उसको क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। ये 3 चीज कर सकता है, या तो वो पास कर दे, या तो होल्ड कर ले, या फिर उस मनी बिल या बिल को रिटर्न कर दे। ये 3 होते हैं। तो 3 ऑल्टरनेटिव जो है वो प्रेसिडेंट के पास होते हैं। इसका भी ऑप्शन गलत है। ये 2 क्वेश्चन जो है वो गलत थे, जो मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 104, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्टेट असेंबली सेल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन द 500? कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि स्टेट असेंबली जो है उसमें 500 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते? तो ये आर्टिकल 170 में मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 105, when the department of disinvestment was created as a separate department in India? तो कब डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट क्रिएट किया गया था एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट? तो 1997 में क्रिएट किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 106, व्हेन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज एस्टैब्लिश्ड? तो क्वेश्चन का आंसर है 2015, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत करंट में चल रहे होते हैं, करंट न्यूज में होते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है इस टाइप के फैक्चुअल डेटा के साथ आ जाते हैं। अदरवाइज
थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो 107, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रिस्क्राइब द फेडरल फीचर्स ऑफ द फर्स्ट टाइम? कौन सा एक्ट था जिसने फेडरल फीचर को फर्स्ट टाइम प्रिस्क्राइब किया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था वो पहला एक्ट था। 1909 मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म आया था। 1919 में चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। ठीक है, तो इस टाइप से आए थे, ये आपको याद रखना चाहिए। ये हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Question number 108. By this writ, the court secures the body of a person who has been imprisoned to be brought before itself. ठीक है, कौन सी रिट है कोर्ट की जो किसी पर्सन की बॉडी को सिक्योर कर सकती है इम्प्रिजन होने से? तो ये 5 रिट्स होती हैं, उसमें से हेबियस कॉर्पस जो होती है वो किसी की टू, इसका मतलब भी होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब किसी भी पर्सन को आप इम्प्रिजन नहीं कर सकते हो अगर ये रिट इशू कर दी गई है। तो हेबियस कॉर्पस जो है वो बचा लेती है किसी भी इंसान को। तो ये, और इसको इशू कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट इसको इशू करता है, और हाई कोर्ट भी इसको इनको इशू कर सकता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 109, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? इनमें से कौन सी है जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी ये है, टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग ये भी है, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी ये है, टू अबाइड बाय द गवर्नमेंट ये हमारी कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110, which one of the following is not a qualification criteria for the election of the president? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है? अ पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये तो क्राइटेरिया है। अ पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 45 ईयर ये क्राइटेरिया नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और भी ऑप्शन देख सकते हैं। अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल ये सही है। अ पर्सन मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट ये भी सही है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन के लिए सब जरूरी है, बी ऑप्शन जो है वो जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 111, who determines the doubts and dispute relating to the election of the vice president? कौन डाउट्स और डिस्प्यूट को सॉल्व करता है जो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड इलेक्शंस के होते हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। ठीक है, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो। क्वेश्चन नंबर 112, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी या पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको लेवल समझ में आ रहा होगा पॉलिटी का। एंड ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय द यूनियन गवर्नमेंट कैन एग्जिस्ट, जो ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा वो एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? एट द मोस्ट ओनली फॉर 6 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। ऑर्डिनेंस अगर इशू किया जाता है तो वो 6 वीक तक वैलिड रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रॉम द डेट ऑफ असेंबली ऑफ द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट को रीअसेंबल होने के लिए जितना टाइम लगता है उसके 6 वीक तक ये इशू रह सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 113, हु अमंग द फॉलोइंग अलॉट्स द पोर्टफोलियोज ऑफ द यूनियन मिनिस्टर? कौन पोर्टफोलियो अलॉट करता है? तो प्राइम मिनिस्टर अलॉट करते हैं, ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 114 बताता है, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी द अटॉर्नी जनरल शेल हैव अ राइट ऑफ ऑडियंस इन। कहाँ पे अगर अटॉर्नी जनरल अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो उसको कहाँ कहाँ पे ऑडियंस बनने का राइट है? तो इन ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर इंडिया की टेरिटरी में कोई भी कोर्ट है जहाँ पे हियरिंग चल रही है तो वहां पे एज ऑडियंस वो सुन सकता है, क्योंकि वो लॉ ऑफिसर होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट का लॉ ऑफिसर होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 115, हु अमंग द फॉलोइंग scrutinize the report of controller and auditor general of India and then submits the report to the house of the people? कौन है जो स्क्रूटिनाइज करता है कैग की रिपोर्ट को? तो कमिटी ऑन द पब्लिक अकाउंट्स जो है वो क्या करती है? स्क्रूटिनाइज करती है। क्वेश्चन नंबर 116, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट? कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे कौन सा स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है? तो द नॉर्मल टर्म ऑफ अ गवर्नर्स ऑफिस शेल बी 5 ईयर बट इट मे बी टर्मिनेटेड अर्लियर। ठीक है, ये तो सही ऑप्शन है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। द ग्राउंड्स अपॉन विच अ गवर्नर मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट आर नॉट लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी सही है। देयर इज नो बार टू अ पर्सन बीइंग अपॉइंटेड गवर्नर मोर देन वंस ये भी सही है, एक से ज्यादा स्टेट के गवर्नर हो सकता है। डी ऑप्शन बोलता है द गवर्नर्स डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री फंक्शंस आर रेस्ट्रिक्टेड टू द कंसर्न स्टेट, ये गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 117, फिर आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 117 जिसमें वो बात की है डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, मतलब ईडी फंक्शंस अंडर, ईडी किसके अंदर फंक्शन करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में फंक्शन करता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 118, बहुत ही फैक्चुअल, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए, इवन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी बहुत कम आए थे 2023 के पेपर में, डायरेक्टली क्वेश्चन आए थे।
क्वेश्चन नंबर 118 इसलिए कट ऑफ ज्यादा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का क्या फंक्शन है? नहीं है, नॉट अ फंक्शन। तो रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी, ये इसका काम नहीं है। ये किसका काम है? ये एलआईसी का काम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, न्यू दिल्ली इज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, द अदर प्लेसेस ऑफ सिटिंग्स इंक्लूड। तो एनजीटी, एनजीटी की जो अदर प्लेसेस है वो कौन कौन सी है? ए ऑप्शन, भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 120, अब ये देखो, ये स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन है। इन रिलेशन टू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसिडर द फॉलोइंग। इट प्रोवाइड्स 4 टायर पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, ये तो गलत है। 3 टायर प्रोवाइड करता है। अश्योर ड्यूरेशन ऑफ 5 years, ये सही है। डिवॉल्यूशन ऑफ पावर्स टू पंचायत इज वेस्टेड विद द यूनियन गवर्नमेंट, ये गलत है। ग्राम सभा इज द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम, ये सही है। अब क्या पूछा है? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी एंड डी ओनली करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन 121, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल एजेंसी फॉर प्रिवेंटिंग द करप्शन एट द लेवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो कौन सी है? सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ऐसी स्टेट की होती है एसबीसी, स्टेट विजिलेंस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 122, एज पर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ पंचायती राज, हु स्पेसिफाइज अ विलेज? विलेज किसने स्पेसिफाई करना है? तो गवर्नर ने करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द ई गवर्नेंस टू द सिटीजन? कौन सा है जो ई गवर्नेंस का बेनिफिट नहीं देता सिटीजन को? इट मेक्स गवर्नमेंट एंड सिटीजन डिपेंड्स ऑन द आईटी कंपनीज। ठीक है, ये तो बेनिफिट है। तो उसने पूरी पूछा है कि नॉट अ बेनिफिट, तो ये डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 124, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिया डेवलपिंग चाहबार पोर्ट इन ईरान? ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि चाहबार पोर्ट जो है वो ईरान में डेवलप करने के क्या रीजन है? पहला, प्रोवाइड्स इजी ट्रेड एक्सेस विद द अरब कंट्रीज। ठीक है, ये तो गलत है। ठीक है, इजी ट्रेड एक्सेस अरब कंट्रीज के साथ, तो वो तो वैसे भी है, उसके लिए नहीं किया, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा, इट कट डाउन द गुड्स ट्रांसपोर्ट कॉस्ट टाइम फॉर इंडिया, ये सही है। चाबार पोर्ट से जो रास्ता वो इजी हो जाएगा। रोड एक्सेस टू द अफगानिस्तान 4 cities डेवलप्स एक्सेस टू द सेंट्रल एशियन मार्केट। सो बी, सी एंड डी करेक्ट आंसर है। ये करेक्ट ऑप्शन ही पूछा था, ये आपको मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 125, which of the following have agreed to re-establish home loans land security dialogue? कौन सा है जिसने री-स्टैब्लिश किया होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग? तो इंडिया एंड यूएस ने एस्टैब्लिश किया है। ठीक है, ये सारे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। वेयर इज द बिम्स्टेक सेक्रेटरीट लोकेटेड? तो ये ढाका, बांग्लादेश में बिम्स्टेक है। ये सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सार्क हुई, बिम्स्टेक हुई, फिर आशियान हुई, ये सारी। और इनके अलावा जो साल भर में जितनी समिट्स हुई होती है, जैसे अभी G20 समिट हुई थी दिल्ली में, तो इस सब के बारे में आपको इनका मेन चीजें पता होना चाहिए कि इनका हेडक्वार्टर क्या है, इनमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये किन के कोऑपरेशन में काम करती है, और ये सारी चीजें आपको पता हो। और इंडिया का इनके साथ क्या रिलेशन है, मोदी जी ने इसमें क्या अलग किया, या हमारे प्रेसिडेंट गए थे या पीएम गए थे, इस बार कहाँ पे हुई, किस लोकेशन पे हुई, ये सारी चीजें आपको मार्क करके लिखनी है करंट अफेयर्स में से। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 127, which of the following country emerged as the top trading partner of India in 2022? 2022 में कौन सी कंट्री है जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन के आई थी? तो यूनाइटेड स्टेट्स थी। ये 2020 करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 128, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिलेशन विद द सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा। करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2014, ये सही है। इट वॉज लॉन्च ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ये भी सही है। इट वॉज लॉन्च ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दीनदयाल उपाध्याय, ये गलत है। फिर द गोल इज टू ट्रांसलेट ऑर्गेनिक विजन ऑफ महात्मा गांधी इनटू रियलिटी, ये भी सही है। तो ए, बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129, which one of the following scheme is aimed at increasing the confidence of young educated or skilled workers who would now be able to aspire to become first generation entrepreneurs? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो लोन प्रोवाइड करती है सारे यंग जनरेशन के लोगों को। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 130, which of the following schemes facilitate bank loans to at least one scheduled caste, scheduled tribe borrowers and at least one woman borrower per bank branch for setting up the greenfield enterprises? कौन सी फॉलोइंग स्कीम है जो ये फैसिलिटी देती है बैंक लोन प्रोवाइड करने की SC/ST वालों को? तो ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम है। ठीक है, जिससे कि जो भी बोरोवर्स हैं वो बैंक से पैसा ले सकते हैं अगर वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, चाहे वो SC लोग हो, चाहे ST हो, चाहे वुमेन हो। क्वेश्चन नंबर 131,
वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू दी वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका इज नॉट करेक्ट कौन सा? इट कवर्स ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। इनसे ये देखो, प्रीवियस ईयर में ये करंट अफेयर से रिलेटेड, क्योंकि उस टाइम ये करंट में चल रहा था, तो इससे आपको आइडिया आएगा कि करंट से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको करंट किस हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, तो स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है जीपीएससी एग्जाम के लिए, आपको पता चल गया होगा। स्कीम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आए हुए हैं, और डायरेक्टली सबमिट, दूसरी सबमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल और इंटरनेशनल सबमिट। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 132, व्हाट इज द स्टेप टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर STAT स्कीम। ठीक है, तो दिस इज अ स्कीम टू ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस, CBG के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 133, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन मेक यूज ऑफ द रेसिडुअल पावर एट ऑल द टाइम। हमेशा यूज कर सकता है अपनी रेसिडुअरी पावर्स का। क्वेश्चन नंबर 134, अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा, पॉलिटी के क्वेश्चन देखे होंगे, आपको समझ में आएगा, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड, पार्लियामेंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ रिट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आपको इन चीजों पे, इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस देना है, इससे आपको ये पता चल जाएगा। अब ये इसमें क्या पूछा है, इवेल्युएट द सेम, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन बिलो, इवेल्युएट द सेम। अब इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट आपको देखना है। पहला वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एडेड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 86th अमेंडमेंट जो था उसने 11th ड्यूटी ऐड की थी, ये सही ऑप्शन है। स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 रिकमेंडेड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी सही है, क्योंकि उनको इमरजेंसी जो हुई थी 1975 से 77, उसमें ये चीज लगी थी। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज आर डेल्ट विद द आर्टिकल 51A इन द पार्ट 4A, ये भी सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर कैटेगराइज इनटू टू, एक तो मोरल ड्यूटीज और एक सिविक ड्यूटीज, तो ये भी सही है। तो ऑल आर दी करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप से आ सकते हैं क्वेश्चन, कैसे? स्टेटमेंट वाइज। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, इवैल्यूएट द स्टेटमेंट, आर्टिकल 268, कंसोलिडेट फंड्स एंड द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट, ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, all loans raised by the government and all monies received by that government in the repayments of the loan shall form one consolidated fund and entitle the consolidated fund of India। ये आर्टिकल 268 और आर्टिकल 269 के बारे में बता रहा है, और ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये पूरे स्टेटमेंट्स आपको पढ़ने हैं, किसी भी आर्टिकल के बारे में दिया जा सकता है, आर्टिकल 368 दे दिया, आर्टिकल 268 दे दिया, या प्रेसिडेंट का आर्टिकल दे दिया, पार्लियामेंट का आर्टिकल दे दिया, कोई सा भी आर्टिकल दे सकता है, तो उसको स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, इवैल्यूएट द स्टेटमेंट। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। Constitutional bodies are important bodies in India that derives their powers and authorities from Indian Constitution. They are specifically mentioned in the Constitution. They have dedicated articles. कौन कौन सी होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन और कैग। स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब एक स्टैट्यूट के थ्रू बनती है, मतलब लॉ के थ्रू बनती है, और लेजिस्लेचर के थ्रू बनती है, जैसे कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल लॉ कमीशन, NHRC, UIDI, ये दोनों ही क्या है? स्टैट्यूटरी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करना है। क्वेश्चन नंबर 137, द प्रेजेंट लोकसभा इज कौन सी है? 17th लोकसभा है। द पेंशन ऑफ अ हाई कोर्ट जज इज चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कैसे होते हैं? इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो है उनको इलेक्ट करती है। ठीक है, हाँ, काउंसिल का कोई रोल नहीं होता इसमें। अच्छा, ये इस क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि इलेक्शंस, राज्यसभा के इलेक्शन में कैसे होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन आता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन आता है। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप पॉलिटी में स्पेशली ध्यान देके पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, पार्लियामेंट के में कौन करता है, और वाइस प्रेसिडेंट के में कौन करता है, राज्यसभा के इलेक्शन में कौन करता है, साथ में उनके रिमूवल में कौन कौन सी बॉडीज रहती हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 140, consider the following statement, each village demarcated as per the census must have its own dedicated gram sabha and the gram panchayat। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो ये फर्स्ट वाला तो गलत लग रहा है। दूसरा, एनीवन हु इज एलिजिबल टू वोट इन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर एज कैन आल्सो वोट इन द ग्राम पंचायत इलेक्शन, सही है, क्योंकि 18 इयर्स मिनिमम एज है, दोनों में इलेक्शन वोट दे सकते हैं, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141,
A state legislature may provide for the representation of which of the following person in a municipality. State legislature जो है वो क्या provide for the representation of which of the following person in a municipality. तो state legislature क्या provide करता है, representation provide करता है. तो correct answer आपको देखना है. तो members of the Lok Sabha and the state legislative assembly representing constituencies that comprises wholly or partially to the municipal area, ये सही है. टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स लिविंग इन द म्युनिसिपल एरिया, ये गलत है. पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सही है. तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 142. द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है. कब? जब ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे तभी उनको क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 143. द नोटा मतलब वोटिंग ऑप्शन इज एप्लीकेबल इन. कब एप्लीकेबल हुआ था? करेक्ट आंसर आपको बताना है कहाँ पे एप्लीकेबल है. नोटा मतलब जो ऑप्शन है उसमें से एक भी नहीं समझ आ रहा. नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ दी अबव. ठीक है, तो ये किसमें होता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में होता है, लोकसभा इलेक्शन में होता है. प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं होता है. तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 144. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी आपको अच्छे से पढ़ना है. इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे. तो पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज debarred the retiring election commissioners from any further appointment by the government, or in case of different opinion against the chief election commissioner or other two election commissioner, the matter is decided by the chief election commissioner. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये ऑप्शन ओनली करेक्ट है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर की कोई भी टर्म जो है वो स्पेसिफाई नहीं है. क्वेश्चन नंबर 145. Which of the following are the provision for the independent functioning of the यूपीएससी. यूपीएससी के इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो पहला, द चेयरमैन कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द बाय प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर, ये गलत है. The entire expenses of UPSC are charged on the consolidated fund of India, ये सही है. The chairman is not eligible for the further employment, ये सही है. तो C option is the correct answer. Question number 146. Which of the following bodies have the leader of opposition in the Rajya Sabha in their appointment committee? तो कौन से है जिसकी लीडर ऑफ अपोजिशन और राज्यसभा में होते हैं वो अपॉइंटिंग कमिटी में आते हैं? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. ठीक है, चलो. क्वेश्चन नंबर 147. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आया है. इनकरेक्ट पूछा है. ठीक है, इनकरेक्ट कौन सा है? तो द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये गलत है. ठीक है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये परमानेंट बॉडी है. दूसरा, द कमीशन इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर, ये भी गलत है. ठीक है. Third, the law commission says suo moto under take research in law and reviews the existing law of India, ये सही आंसर है. तो इसका इनकरेक्ट पूछा है तो 1 and 2 is the correct answer. Question number 148. Consider the following statements. Right to cast a vote in the election is neither a fundamental right nor a right under the common law. ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है. तो ये तो करेक्ट है, क्योंकि राइट टू कास्ट अ वोट किसी में भी ना फंडामेंटल राइट दिया है ना ही कॉमन लॉ है. प्रिजनर कैन कास्ट देयर वोट फ्रॉम जेल्स थ्रू द पोस्टल बैलेट्स. ठीक है, तो ये तो नहीं है, ये इनकरेक्ट है. ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 149. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन अ फंक्शनल सेपरेशन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर. फंक्शनल सेपरेशन किसमें होता है? करेक्ट आंसर पूछा है. प्रेसिडेंट और द गवर्नर शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट, ये सही है. The validity of proceeding in parliament cannot be called into question any court, ये भी सही है. Parliament cannot discuss conduct of judges except the proceeding to remove a judges is being carried out, ये भी सही है. तो 1, 2 and 3 is the correct answer. अब क्वेश्चन नंबर 150. ये लास्ट क्वेश्चन है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट आर एप्लीकेबल टू द ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, ये सही है. अब क्वेश्चन क्या पूछा? करेक्ट पूछा है. Under no circumstances the laws made by the state legislature are applicable outside the state, ये गलत है. The laws of the parliament are applicable to the Indian citizens, their property in any part of the world, ये भी सही है. तो C option is the correct answer. ठीक है, तो ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी के खत्म हो गए. इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो सारे किस पे बेस्ड है? मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है. तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर वो हम आगे डिस्कस करेंगे. इसमें 50 क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो मेंटल एबिलिटी के ऊपर है पेपर 1 में.
इसके बाद हम पेपर 2 डिस्कस करेंगे जिसमें कि इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ओके। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो जीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर 1 में आने वाले हैं। पेपर 1 में जो है आपने अभी हमने डिस्कस कर लिए, स्टार्टिंग के जो 100 क्वेश्चंस थे वो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर पे थे, और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि गुजरात हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस थे। तो 100 में से अप्रोक्सीमेट 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो गुजरात हिस्ट्री से होंगे, उसके अलावा सारे क्वेश्चन जो है वो इंडियन हिस्ट्री से थे। उसके अलावा 50 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए कि वो पॉलिटी से रिलेटेड थे, और पॉलिटी में कुछ क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन हम मान सकते हैं, रफली 10 क्वेश्चन भी नहीं थे, अप्रोक्सीमेट 5 to 7 क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर बेस्ड थे। ठीक है, बहुत सिंपल करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन थे। अब ये जो लास्ट 50 क्वेश्चन होने वाले हैं ये मैथ्स एंड रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है, और मैथ्स एंड रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको देख के आपको पता चल जाएगा कि किन टॉपिक से और किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। हम सॉल्यूशंस की तरफ ज्यादा नहीं जाएंगे, मैथ्स एंड रीजनिंग में हम ये देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 151 जो है वो क्या क्वेश्चन पूछता है, फॉर्म अ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस ऑफ एरिया 768 सेंटीमीटर स्क्वायर, a semicircular part with the diameter PQ and area 72 pi square centimeter is removed, then what is the perimeter of the left over portion। मतलब ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल और सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं एक बार इसको फिर भी आपको सॉल्व कर देती हूँ। इसमें दो फॉर्मूले यूज होंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, कितना है 7768 स्क्वायर सेंटीमीटर है, साथ में सेमी सर्कुलर, देखो इन्होंने क्या बोला, पी क्यू आर एस क्या है, एक रेक्टेंगल है। एक सेकेंड, यहाँ मैं बनाती हूँ, पी क्यू आर एस जो है वो आपका रेक्टेंगल है, और अब ये बोल रहा है कि कोई सेमी सर्कुलर एरिया निकाल लिया है जिसका डायमीटर पी क्यू है, तो इतना पोर्शन जो है वो निकाल लिया है। तो ये वाले रेक्टेंगल के एरिया में से अगर हम ये सेमी सर्कुलर एरिया को माइनस कर दें तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, लेफ्ट ओवर एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का। ठीक है, तो ये हमको कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है कि पाई डी स्क्वायर बाई 8 जो है वो किसका फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है। तो ये 72 पाई दिया है, इसके थ्रू आप डायमीटर की लेंथ निकाल सकते हैं, फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला निकाल के लेफ्ट ओवर पोर्शन निकाल सकते हैं। तो इसका वैसे करेक्ट आंसर बी ऑप्शन था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर डायरेक्शंस दिए, देखो क्वेश्चन नंबर 152 एंड 153, इन बोथ द क्वेश्चन two statements and two conclusions are given, you have to decide which conclusion and conclusion follow logically to given statement। ये लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे कि 150 वाला 2 वाला ऑप्शन है, फर्स्ट दिया है ऑल हॉर्सेज आर एलिफेंट, इन्होंने बोल दिया कि सारे हॉर्सेज जो है वो एलिफेंट्स हैं। फिर कुछ एलिफेंट्स आर काउज, तो कुछ एलिफेंट जो है वो काउज हैं। ठीक है, अब कंक्लूजन बोल रहा है सम हॉर्सेज आर काउज, क्या कुछ हॉर्सेज काउ हो सकते हैं, तो यस हो सकते हैं। ऑल हॉर्सेज आर काउज ये नहीं हो सकता। तो राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, ओनली कंक्लूजन 1 जो है वो फॉलो हो रहा है क्या, नहीं, दोनों ही फॉलो नहीं हो रहे, सॉरी सॉरी, ये एक्चुअली क्या है, इसने बोला ऑल हॉर्सेज आर एलिफेंट, दूसरा बोला है कुछ एलिफेंट्स जो है वो काउज हैं, सारे एलिफेंट्स काउज नहीं है, कुछ एलिफेंट्स जो है वो काउज है, मतलब इतना पोर्शन काउज है। तो अब ये क्या पूछ रहा है, सम सम हॉर्सेज आर काउज, ये पूछ रहा है कि कुछ हॉर्सेज जो है वो काउज हो सकते हैं, या फिर ऑल हॉर्सेज आर काउज, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 153, सम क्यूब्स आर स्क्वायर्स, ये बोल रहा है कि कुछ सम क्यूब्स जो है वो स्क्वायर्स हैं, और ऑल क्यूब्स आर सर्कल, कुछ जो क्यूब्स हैं वो सर्कल, ऑल क्यूब्स आर सर्कल। इनका एक मेथड होता है इनको फॉलो करने के लिए, ये हम लोग इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, पर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये डिटेल में बहुत ज्यादा इनमें लॉजिकल लगता है, फिर उसके बाद ये सॉल्व होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, the sum of the areas of the two circle while which touch each other externally। ओके, तो ये वाला क्वेश्चंस भी जो है वो एरियाज के ऊपर है। तो एरिया और पैरामीटर वाले जो सारे क्या बोलते हैं क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनके टाइप्स हो सकते हैं, और साथ में उनके जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको जरूर देखने हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा
क्वेश्चन नंबर 155 बोल रहा है द एवरेज स्कोर इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 60. इफ द स्कोर ऑफ द टॉप 5 स्टूडेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड देन द एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स फॉल बाय 5. द पास मार्क इज 40 एंड द मैक्सिमम मार्क वाज 100. इट वाज नोन. ये सिंपल मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है. एवरेज आपको पता होना चाहिए इसमें कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 156 देयर इज अ लीक इन द बॉटम ऑफ द टैंक. This leak can empty a full tank in 16 hours. When the tank is full, a tap is opened into the tank which intakes the water at a rate of 6 लीटर पर आवर. ये टैंक वाले क्वेश्चंस हैं. ऐसे ही पाइप्स एंड सिस्टम वाले क्वेश्चंस भी होते हैं कि कितने घंटे में वो लीक हो जाता है, इसके फॉर्मूलेज होते हैं. उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर लीजिए, आपकी इजीली बन जाएंगे. RS अग्रवाल में आपको इजीली मिल जाएंगे टैंक वाले क्वेश्चंस या फिर पाइप्स एंड सिस्टम वाले क्वेश्चंस. ठीक है, ये बहुत पूछे जाते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 157 है द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 3 बास्केट्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5. ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है. रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी टॉपिक होता है. सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको किस में मिल जाएंगे, RS अग्रवाल में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं. एरियाज पैरामीटर वाले टॉपिक भी मिल जाएंगे, रेशियो प्रोपोर्शन भी मिल जाएगा, पाइप्स एंड सिस्टम मिल जाएंगे, टैंक्स वाले क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे एंड वर्क वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे. द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द फर्स्ट 2 बास्केट्स मस्ट बी इंक्रीज सो दैट द न्यू रेशियो बिकम 5:4:3. इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस RS अग्रवाल में दिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 158 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. ये पूछा है HCF, LCM, HCF. ठीक है. प्राइम नंबर्स का इज ऑलवेज 1. ठीक है. तो इस टाइप से पूछा है तो ये तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है. HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1. बाकी इन दोनों का HCF और LCM निकालना पड़ेगा. ये भी RS अग्रवाल का टॉपिक है. HCF और LCM निकालना आपको आना चाहिए. नहीं आता है तो आप वहां से बहुत सिंपल सिंपल ट्रिक से आप निकाल सकते हैं, तो आप वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 159 the least number of 6 digits which when divided by 4, 6, 10 and 15 leave the same remainder 2 in each case, then what is the sum of the digits of that number. ठीक है. सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 160 the probability of the lottery ticket being a priced ticket is 0.2 when 4 tickets are purchased. What is the probability of winning a prize on at least the one ticket. ठीक है. तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये भी आप RS अग्रवाल से कर सकते हैं. काफी सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ नहीं है. अगर आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, मेथड्स देख लेते हैं या फिर फॉर्मूलेज देख लेते हैं तो इजीली आप कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 161 a jar contains 12 marbles, 4 red, 5 blue, 3 oranges. If 3 marbles are taken out it without replacement, what is the probability of getting all 3 colors in the order of blue, oranges and red. तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है और इसके क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी के ऊपर है. अब क्वेश्चन डायरेक्शंस दिए 162 से लेके 164. ईच 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन. यू हैव टू डिसाइड व्हिच स्टेटमेंट इज आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. ये सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं. इसके पहले हमने 2 देख लिए, ये 4 मतलब 6 क्वेश्चन अभी तक हम सफिशिएंसी वाले देख सकते हैं. तो वही है. डज द सर्कल M with the radius small m touches the circle N with the radius N internally. Statement 1 the two circles touch each other at only one point. Statement 2 the distance between the center of the circle M and N is M and minus N. ठीक है. एक सर्कल M है, एक सर्कल N है. ठीक है. एक की रेडियस स्मॉल है, एक की रेडियस M है. तो अब इसमें से जो स्टेटमेंट है वो आपको चूज करने हैं. ठीक है. 163 12 independent trials are run testing the reliability of new engine part. What is the probability that the part will fail less than half of the time. हाँ, ये भी सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है. इसमें 2 स्टेटमेंट दिए. प्रोबेबिलिटी दैट द पार्ट विल फेल 3 टाइम्स इन 6 ट्रायल्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्ट नॉट फेलिंग इज 6.60. ठीक है. तो ये आपको स्टेटमेंट चूज करने हैं. हमेशा ये जो 4 स्टेटमेंट्स होते हैं ना वो सेम ही रहते हैं. पहला स्टेटमेंट 1 इज अलोन सफिशिएंट. स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. दूसरा होता है स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट. स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट. ठीक है. तीसरा होता है ईदर ऑफ द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट. चौथा होता है स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. अब आपने जब ये चारों स्टेटमेंट पढ़ लिए, फिर जब आप इन स्टेटमेंट्स को एनालाइज करोगे तो अगर आपको लगता है स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट है तो आप ए टिक कर दोगे. अगर आपको लगता है स्टेटमेंट 2 अलोन सफिशिएंट है तो आप बी टिक कर दोगे. अगर आपको लगता है इधर दोनों ही स्टेटमेंट सही हो सकते हैं तो तीसरा, और आपको लगता है दोनों ही सफिशिएंट नहीं है तो चौथा. ठीक है. तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सिर्फ क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं, हमेशा ऑप्शन सेम रहेंगे. ठीक है. तो स्टेटमेंट में सीजन चेंज बाय नेचर इज कोडेड एज
4 8 12 ये कोडिंग वाला क्वेश्चन है। चेंज इज लॉ, नेचर इज कोडेड एज, तो न्यू सीजन केम टुडे इज कोडेड एज, ये कोडिंग वाले क्वेश्चन है, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग ये आपको पढ़नी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 165, इफ थ्री मैन एंड, ये मैन एंड वर्क का क्वेश्चन है, मैन एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये आपको आर एस अग्रवाल में से करना है। 3 men and 4 women वर्किंग टुगेदर कैन अर्न ₹4200 in 7 days, while 11 men and 13 women working together can earn 16,1600 in 8 days. Then what time 7 men and the 9 women can earn? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है एकदम। मैन एंड वुमेन, मैन एंड वर्क के जो क्वेश्चन होते हैं उनका सिंपल मेथड है, तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 166, अगेन टैंक वाला क्वेश्चन आया। टैंक फिल्ड बाय 3 pipes विथ यूनिफॉर्म फ्लो, the first 2 pipes operating simultaneously fill the tank in same time, during which the tank is filled with the third pipe alone. Second pipe fills the tank, pipe and systems वाला क्वेश्चन है, तो ये आपको करने हैं, ठीक है। फिर क्लॉक वाले क्वेश्चन आते हैं 167, क्लॉक इज सेट राइट एट 5 AM ऑन मंडे, द क्लॉक लूजेस 16 minutes and 24 hours, व्हाट विल बी द ट्रू टाइम देन क्लॉक इंडिकेट्स, ठीक है। ये भी आर एस अग्रवाल में आपको मिल जाएंगे क्लॉक एंड टाइम वाले क्वेश्चन के पोर्शन में। तो इस टाइप से आपको जो है वो क्वेश्चन करने हैं। 168, अ पेयर ऑफ, आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं क्योंकि सब टॉपिक से बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। जो सारे टॉपिक्स आप कवर करेंगे तो क्वेश्चन जो है सिंपली आप क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हो। 168, a pair of fair dice are rolled together till a sum of either 5 or 7 is obtained. What is the probability? देखो प्रोबेबिलिटी के अभी तक 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो प्रोबेबिलिटी आपको जरूर करके जानी है। क्वेश्चन नंबर 169, a shopkeeper buys 12 टॉयज, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो परसेंटेज वाला जो टॉपिक है वो आप कर सकते हैं। प्रॉफिट 10% प्रॉफिट विथ डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस विथ परसेंटेज, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 170, अगर आप मैथ्स एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन में से भी अप्रोक्सीमेट 30 क्वेश्चन कर लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। देखो 100 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, 100 क्वेश्चन में से अगर आप 70 भी सही कर पा रहे हैं, 50 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं, उसमें से अगर आप 30 भी सही कर पा रहे हैं तो 100 आपकी यहाँ हो गए। अगर आपने पेपर 1 में 100 स्कोर कर लिया तो आपको पेपर 2 में 100 और स्कोर करना है, तो आपका कट ऑफ, तो कट ऑफ के पार चले जाएंगे आप, क्योंकि लास्ट टाइम का जो कट ऑफ था 188 ऐसे कुछ था, 180 की लाइन में था। उसके पहले की ईयर का कट ऑफ तो बहुत ही कम था, 120 कुछ कट ऑफ गया था, ठीक है। तो इस बार का पेपर थोड़ा इजी दिख रहा है, इस वजह से आपको कट ऑफ ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। फिर भी 200 प्लस तो नहीं जाएगा कट ऑफ, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, 100 पेपर 1 में 100 पेपर 2 में स्कोर कर लीजिए, आपका इजीली कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 171, थ्री फ्रेंड्स है जे के एल आर गिवन अ बॉल विद अ सम मार्बल, जे टुक 1/3 ऑफ द टोटल मार्बल्स पैक, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये आपको करना है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। फिर ट्रेन्स वाले क्वेश्चंस आएंगे। ट्रेन टी लीव्स स्टेशन एक्स फॉर दी स्टेशन बाय एट 3 PM, ट्रेन एज ट्रैवलिंग, तो ये ट्रेन और जर्नी के जो क्वेश्चंस होते हैं, टाइम एंड ट्रेन के, ट्रेन एंड ट्रैवल वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपको करने हैं, ये इस पे भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 173, ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 30% of the men are more than 25 years old and 80% of the men are less than or equal to 50 years old, इसमें परसेंटेज एंड एज का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 174, positive integers from 1 to 45 inclusive are placed in 5 groups of 9 each, not necessarily in that order. What is the highest possible average of the medians of these 5 group? ये मीडियन वाला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन में आएगा ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 175, ज्योमेट्रिकल सीरीज दैट वुड बी द, व्हाट वुड बी द 10th टर्म, एपी एंड जीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको करनी है एपी एंड जीपी, सब सारे टॉपिक्स आर एस अग्रवाल में आपको मिल जाएंगे। 176, इफ द फर्स्ट सेकंड एंड द लास्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 5 9 10 1 and 1 respectively, how many total numbers of the terms are there in the progression? बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, आपको एपी एंड जीपी दोनों करके जानी है और इनके जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो देखने हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन, अच्छा आर एस अग्रवाल में एक और बहुत अच्छी चीज दी है, आर एस अग्रवाल में पहले क्या होते हैं, फॉर्मूलेज दिए होते हैं, उसके बाद जो होते हैं
8 10 टाइप के जिस टाइप के क्वेश्चंस उस पे बन सकते हैं वो सारे टाइप दिए होते हैं। तो वो सारे टाइप अगर आपने देख लिए, उनके फॉर्मूले देख लिए, उनके मेथड्स देख लिए, फिर उन्हीं के है ना बहुत सारे 100 to 200 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाते हैं, जो उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जैसे कि कैट वाले एग्जाम जहाँ पे बहुत ज्यादा एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो आपको वो प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मैथड्स देख लेनी है। जो 10 to 20 क्वेश्चन होते हैं किसी भी टॉपिक के, जैसे एपी के 20 क्वेश्चन होंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 20 क्वेश्चन हो गए अलग अलग मेथड्स के, तो वो सब आपको देख लेने हैं। उतने में तो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाने हैं। फिर 178, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। इसमें ट्राइंगल के साथ रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप सारे टॉपिक्स कर लेंगे ना, तो ये जो मिक्सिंग वाले क्वेश्चन है वो आपकी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 179, इफ एक्स डॉलर बाय मीन्स एक्स इज फादर ऑफ वाई। ये रिलेशन वाला क्वेश्चन है, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, वाई इज द फादर, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कांट बी डिटरमाइंड भी इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 180, आउट ऑफ गिवन ऑप्शन विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। BDW, अब इसमें आपको पता करना है कि सब में क्या सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है, बस वो आपको पता करना होता है। क्वेश्चन नंबर 181, जी इज द हस्बैंड ऑफ एम, एम इज द सिस्टर, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, डेटा इनएडिक्वेट बोला है उसने। अब ये क्वेश्चन आया लॉजिकल रीजनिंग का 182 से 187, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसमें है ना टेबल वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इसमें PQRST UPR 7% वर्किंग इन 7 डिफरेंट सिटीज, मैचिंग करना है इनको। पी यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ द ट्रैवल, तो ये सारा आप पढ़ेंगे ना। इसके बाद इसके ये वाले क्वेश्चंस ना बहुत फ्रूटफुल होते हैं। इस टाइप के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना लॉजिकल रीजनिंग के, तो आपके एक साथ 5 5 6 6 क्वेश्चन हो जाते हैं एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया, ये आपको बैठ गया, तो इससे कम से कम आपके 3 4 क्वेश्चन तो आराम से सही होते हैं। तो 5 क्वेश्चन आते हैं एक टॉपिक के, तो 5 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आपको जरूर अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगाने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 186, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली, कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो क्यू पटना, अच्छा वो उसी का क्वेश्चन है। 187 भी उसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 188, the weight of a body varies inversely as the square of its distance from the center of the planet P. If the radius of P is 4000 km, how much would a long 200 kg object weighs 1000 km above the surface of the planet P? ठीक है, तो ये वेट वाले क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 189, अ मैन बोरोज एट कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है, ये भी आपको करने हैं। RS अग्रवाल में सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, जितने टॉपिक्स दिए हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के, वो सारे टॉपिक्स से सिंपल सिंपल टॉपिक है, उनको कर लेंगे ना, तो आपके क्वेश्चन 50 में से तो बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का, वापस एक और क्वेश्चन आ गया सिंपल इंटरेस्ट का। फिर इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 117, ये डिवाइडेड रूल वाला क्वेश्चन है, इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगा है, ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर स्पीड बोट रन 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम्स इन द रिवर एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 33 मिनट। ये स्ट्रीमिंग वाले क्वेश्चन जो आपको ट्रेन वाले उसमें मिल जाएंगे, ठीक है, तो ये भी RS अग्रवाल में से आप कर सकते हैं। Question number 193. A work was given to manager who had 14 members in his team. At any moment of the time, exactly 10 members work simultaneously on the work. Work and उसका question है man and work का. Since the manager had to be fair in his task allocation, he allocated the work among the members in such a way that each member performed on the work exactly T minutes. If the work was completed in 210 minutes, then what is the value of the T? ठीक है, तो T की वैल्यू पूछी है। assume the efficiency of each of the member the team is the same, efficiency वाला क्वेश्चन है, टाइम efficiency तीनों चीज लगी है, ठीक है। 194, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर, ये सीरीज वाले क्वेश्चन है, रॉन्ग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। फिर अ हॉलो आयरन पाइप इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग विद एक्सटर्नल डायमीटर, ये डायमीटर वाले क्वेश्चन है, एरिया एंड पैरामीटर के क्वेश्चन है, एरिया पैरामीटर वाले क्वेश्चन है, एंड वेट वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 196, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मीडियन। अच्छा मीन एंड मीडियन के भी बहुत क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है, मीन एंड मीडियन क्या होता है, सब RS अग्रवाल में से मिल जाएगा, कुछ भी RS अग्रवाल के बाहर नहीं जाता है। सिलेंड्रिकल कैन्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 13 सेंटीमीटर इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये एरिया एंड डायमीटर के क्वेश्चन हैं, बहुत सिंपल, बहुत अच्छे क्वेश्चन। 198, टू सर्कल्स ऑफ सेम सेंटीमीटर, वही रेडियस एंड डायमीटर वाले क्वेश्चन। अ सर्टेन नंबर ऑफ हॉर्सेज एंड एन इक्वल नंबर ऑफ men आर गोइंग समवेयर, हाफ ऑफ द ओनर्स आर ऑन देयर
Horses wag while the remaining ones are walking alone and leading their horses. If the number of lags walking on the ground is 70, how many horses are there? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल रीजनिंग का है, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 200, लास्ट क्वेश्चन है। इफ एम इज फेसिंग ईस्ट, अच्छा ये ईस्ट एंड वेस्ट वाला क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाला जो क्वेश्चन है ना, ऐसे डायरेक्शन बना लेते हैं। फिर एम इज, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। एम इज फेसिंग ईस्ट, इस साइड फेस कर रहा है। टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 20 मीटर, राइट कैसा आएगा इसका? अभी ईस्ट फेस कर रहा है तो इसका राइट नीचे की साइड आएगा। तो ऐसे करके डायरेक्शन आपको मार्क करनी है, फिर बाद में ओरिजिनल पोजीशन से डायरेक्शन पूछी जाती है। तो ये क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के। प्लीज 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 मैथ्स एंड रीजनिंग बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स करने के बाद आपको मैथ्स एंड रीजनिंग जरूर करनी है। ये हो जाए उसके बाद आपको गुजरात उठाना है। आपको पेपर 1 देख के समझ में आ गया होगा कि किसका वेटेज ज्यादा है। गुजरात का वेटेज ज्यादा नहीं है, आपका हिस्ट्री का, पॉलिटी का, मैथ्स एंड रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है। आपको उन पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेपर 2 डिस्कस करने वाले हैं जो 8 जनवरी 2023 को हुआ था। इसमें अब हम लोग नेक्स्ट पेपर के पेपर 2 के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।